नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मैजिकल है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको अमीर और गरीब के फर्क को समझाने की कोशिश करूंगा। एक अमीर इसलिए अमीर नहीं होता है कि वो ज्यादा पैसे कमाता है या वो ज्यादा पैसे बचाता है। एक अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि अमीर अपने जो भी पैसे होते हैं उसके कुछ हिस्से को सही जगह इन्वेस्ट करता है। इस इन्वेस्टमेंट को मैं आज 3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें मेरा सबसे पहला उदाहरण होगा एक प्रश्न। समझिए, मैं आज आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आप मेरे से 1 करोड़ रुपए आज ले लें और ये आपका हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये देता हूं कि आज से अगले 1 महीने तक हर दिन आपके अकाउंट में मैं पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन उसका डबल 2 रुपया, तीसरे दिन उसका डबल 4 रुपया, ऐसे कर कर पूरा 31 दिन तक दूंगा। आप क्या लेना पसंद करेंगे? इस वीडियो को देखने वाले मैक्सिमम लोग जो हैं शायद 1 करोड़ रुपया लेंगे, सोचेंगे बड़ी रकम है और लेकर निकल लेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने क्या लूज किया है। इसको समझने के लिए मैं आपको अपनी एक स्लाइड पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, 1 तारीख को 1 रुपया, 2 तारीख को 2 रुपया, 3 को 4 रुपया, 4 को 8 रुपया, 5 को 16, 6 को 32, 7 को 64, 8 को 128, 9 को 256, 10 को 512, 11 को 224 रुपया आपके पास अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैं इस 24 को हटा देता हूं। समझिए आपने किसी को डोनेट कर दिया, ठीक है। मतलब अब 12 तारीख को 2000, 13 को 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000, 10,24,000। समझिए इस 24,000 को भी मैं कैलकुलेशन के लिए किसी को डोनेट कर देता हूं और शुरू करता हूं 10 लाख से दोगुना करना। 22 तारीख को 20 लाख, 23 तारीख को 40 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 20 लाख, 6 करोड़ 40 लाख, 12 करोड़ 80 लाख, 25 करोड़ 60 लाख और 30 तारीख को आपके अकाउंट में 51 करोड़ 20 लाख रुपए डाले जाएंगे और 31 तारीख को 102 करोड़ 40 लाख रुपए। दोस्त, आपने अगर ये 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया हर दिन दोगुना होने वाले ऑप्शन को चुना होता तो आपके पास लगभग 204 करोड़ 60 लाख रुपए होते थे। पैसे को मल्टीप्लाई करने का ऐसा कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन ये एक उदाहरण सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया है कि पैसे जब डबल होते हैं या कोई भी चीज जब डबल होती है और निरंतर होती है तो छोटा भी नंबर कितने बड़े नंबर के सामने भी बड़ा हो जाता है। रियल लाइफ में एक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट का टूल है SIP। वहां भी कुछ ऐसा ही मैजिक होता है। आपने बहुत बार सुना तो होगा लोगों के मुंह से, लेकिन आज मैं इसको प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। और हर महीने 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, मतलब 12,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए। साल के अंत में 1,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला और आपका अमाउंट अब 13,000 रुपया हो गया। बहुत बड़ी रकम नहीं है, 1,000 रुपया मिला, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। अगले साल आपने 1,000 रुपया हर महीने वापस से इन्वेस्ट किए और इस साल आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। डबल इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी उम्मीद आपके ब्याज को भी डबल करने की कम से कम तो होगी। लेकिन देखिए, यहां पर आपको ब्याज मिलता है 3,500, मतलब अब आपका ब्याज 3.5 गुना बढ़ गया। 4 साल बाद आपने लगातार 1,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट किया और 4 साल बाद अब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 4 गुना, मतलब 48,000 आपने अब तक इन्वेस्ट किए। लेकिन अब आपका ब्याज जो बढ़ता है वो 15 गुना बढ़ता है। 15,000 ब्याज मिलते हैं, आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 63,000 रुपए। 5 साल बाद मतलब अब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 5 गुना। लेकिन देखिए मैजिक अब शुरू होता है। अब आपका ब्याज जो है वो हो जाता है 25,000, मतलब 1000 के बदले में 25,000 का ब्याज 25 गुना ब्याज बढ़ चुका है और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो चुकी है 85,000। दोस्तों, इसी तरीके से ये मैजिक शुरू होता है 10 साल के बाद। 10 साल तक अगर आपने हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, 12,000 रुपए साल के इन्वेस्ट किए, मतलब आपने 1,20,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया। लेकिन अब आपको ब्याज मिलता है 130 गुना,
मतलब 1,30,000 और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है 2,50,000। अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं, 20वें साल देखते हैं, तो मैजिक देखिए कैसा होता है। आप 20 साल तक 1,000 रुपये पर महीने जमा करते हैं, आप इन्वेस्ट कर लेते हैं 2,40,000 और आपको ब्याज मिलता है 9,10,000, 910 गुना, और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 11,50,000 रुपये। दोस्तों, मतलब एक छोटी सी रकम 1,000 रुपये आपने 20 साल तक इन्वेस्ट किए और वो आपके पास 20 साल के बाद 11,50,000 रुपये हो जाता है। बहुत बड़ी रकम है ये। लेकिन हमारे काफी दोस्त ये बोलते होंगे, सोचते होंगे, नहीं नहीं, मेरे पास तो 1,000 भी बचाने के लिए नहीं है, घर का खर्चा नहीं चलता है, ट्रैवलिंग का खर्च नहीं चलता है। दोस्तों, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आपका इनकम किसी भी वजह से 1,000 रुपये से कम हो जाता है तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में कोई फर्क पड़ता है, में न किसी भी चीज में आप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो इसे 1,000 रुपया हर महीने आप इन्वेस्ट करके आप एक बड़ी रकम एक लंबे समय के बाद से पा सकते हैं। मेरे दो दोस्त थे, एक का नाम था बंटू और एक का नाम था चिंटू। ये दोनों इस मैजिक ऑफ एसआईपी को अच्छे से जानते थे, इसके बावजूद भी उन लोगों ने कुछ डिसीजन लिए। आइए मैं एक अगली कहानी सुनाता हूं बंटू और चिंटू की। बंटू और चिंटू 2001 में अपनी नौकरी शुरू किए और 2005 तक उन लोगों ने हर महीने 10-10 हजार रुपये सेव किए और 4 साल के बाद उन दोनों के पास 4,80,000 रुपये जमा हो गए। दोनों ने आपस में विचार किया कि भाई अब इस 4,80,000 से क्या करना है। बंटू ने सोचा कि चलो मैं एक घर खरीद लेता हूं, और बंटू ने एक घर देखा जिसकी कीमत थी 30 लाख। 4,80,000 रुपया बंटू के पास थे, उन्होंने डाउन पेमेंट किया और घर खरीद लिया। अब देखते हैं कि बंटू के साथ क्या होता है। दोनों ही दोस्त में एक बड़ी ही कॉमन चीज थी कि इनकी इनकम दोनों की जो थी वो अगले 20 साल तक दोनों की इनकम सेम तरीके से बढ़ी थी। मतलब दोनों 2005 में अगर 50 कमाते थे तो 2006 में दोनों ही 52 कमाते थे, 2007 में दोनों ही 57,000 कमाते थे, 2008 में दोनों ही 60,000 कमाते थे। एक इत्तेफाक थी। खैर, बंटू ने 25 लाख रुपए का लोन लिया, 21,000 की ईएमआई, और घर खरीदा तो मेंटेनेंस भी आएगा, तो मेंटेनेंस कुछ 720 रुपया। यहां पे मेंटेनेंस मैंने 12% पे लिया है, हालांकि 12% काफी नॉमिनल है, यूजुअली 25% 30% भी मेंटेनेंस होता है। खैर, तो बंटू के पास 50,000 इनकम, 21,000 ईएमआई, 720 रुपया मेंटेनेंस, और बंटू के घर चलाने के लिए जो पैसे बच गए वो 28,280 रुपये बच गए। वहीं पर चिंटू ने सोचा कि नहीं, मैं घर नहीं खरीदूंगा और उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा एसआईपी में। उन्होंने 21,000 रुपया एसआईपी में इन्वेस्ट किया। चूंकि अपना घर था नहीं तो उसने बंटू के ही बिल्डिंग में बगल के फ्लैट में एक रेंट पे फ्लैट लिया जिसका 6,000 रेंट आता था। तो चिंटू के पास घर चलाने के लिए जो पैसे बचे वो 23,000 बचे। चिंटू और बंटू ने बोला कि क्यों ना जो बंटू के पास 5,280 रुपये एक्स्ट्रा हैं इसे एसआईपी में डाल दिया जाए। ऐसा चिंटू ने बंटू को सजेस्ट किया, और चूंकि दोनों बड़ी ही गहरे दोस्त थे, बंटू ने यह सजेशन मान लिया और बंटू ने इसे इन्वेस्ट कर दिया 20 साल के लिए 5,280 रुपये। अगले साल पगार बढ़ा, होम लोन वैसे ही चला गया, मेंटेनेंस वैसे ही चला गया। बंटू के पास 30,244 रुपये बच गए घर चलाने के लिए, और इनके पास 24,700 बच गया घर चलाने के लिए। मतलब अब इनके पास 5,544 रुपया सरप्लस था बंटू के पास। लेकिन इस 5,544 में 5,280 की तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो 264 रुपये इनके पास बच गए। और चूंकि एसआईपी कम से कम 500 रुपये का होता है तो ये पैसा इन्होंने बैंक में रख लिया, एसआईपी तो कर नहीं सकते थे। इसी तरीके से तीसरे महीने की सरप्लस देखी गई तो देखा गया कि 5,808 रुपये सरप्लस है। तो इस 5,808 में 5,280 रुपये तो ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो 5,808 रुपये और 5,280 का डिफरेंस,
और जो 264 रुपए पिछले महीने उसने बचाए थे उन सबों को मिलाकर 792 रुपीज हुए। अब ये एसआईपी हो सकती थी, इसको इन्होंने 18 साल के लिए एसआईपी कर दिया क्योंकि 2 साल तो जा चुके हैं। ऐसा करते करते बंटू ने अपने सारे पैसे को एसआईपी में डाला। बंटू ने एक तो घर खरीदा और जो सरप्लस पैसा था उसे एसआईपी में यूज कर लिया। अब 20 साल तक ऐसा कार्यक्रम चलता रहा। अब हम देखते हैं कि 20 साल बाद दोनों की जिंदगी में क्या हुआ। 20 साल बाद बंटू का होम लोन खत्म हो गया, टेन्योर 20 साल की थी और बंटू के घर की कीमत अब 30 लाख से बढ़कर 80 लाख हो गई थी। चिंटू ने जो बंटू को सुझाव दिया था कि बाकी बचे हुए सरप्लस पैसे को एसआईपी में इन्वेस्ट करो, वो पैसा अब मैच्योर होकर 98 लाख हो गया था। अगर चिंटू ने सजेस्ट नहीं किया होता बंटू को तो शायद बंटू के पास ये पैसा भी नहीं होता। खैर, बंटू ने सजेशन मानी और बंटू के पास अब 1,78,00,000 रुपए हैं। अब समझते हैं चिंटू के पास क्या है। चिंटू ने जो 21,000 रुपए की एसआईपी की थी उसकी मैच्योरिटी अमाउंट हो चुकी थी 2.75 करोड़ और चिंटू ने वो 4.8 लाख रुपया जो बंटू ने डाउन पेमेंट के लिए यूज किया था उसमें से 30,000 रुपए घर के रेंट के लिए डिपॉजिट दे दिया था और 50,000 रुपया अपने पास लिक्विड कैश रख लिया था और 4 लाख रुपया उसी समय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया था। ये 4 लाख अब 20 साल के बाद से 60 लाख हो गए थे। मतलब चिंटू के पास आज 3.35 करोड़ रुपए थे, जो कोई बंटू के वर्थ से तकरीबन 1.5 करोड़ ज्यादा था। अब चिंटू अपनी 50वीं साल में एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदता है, एक बड़ी सी और बहुत ही महंगी गाड़ी खरीदता है और बंटू ने जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में लोन लिया था आज भी उसी छोटे से घर में काम चला रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपने कंपाउंडिंग को और साथ ही साथ एसआईपी जैसे मैजिकल टूल को समझा होगा और यह भी समझा होगा कि घर खरीदने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोन में इतना ज्यादा पैसा पे कर देते हैं जिसके वर्थ नहीं है। तो अगर इसके बावजूद भी आपको लगे कि नहीं घर खरीदना बहुत जरूरी है तो एक मेजरमेंट जरूर कीजिएगा। जिस घर को आप खरीदने वाले हैं अगर उसकी कीमत 1 करोड़ है और उससे जो रेंट रियलाइज हो रहा है अगर वो 40,000 45,000 से बियॉन्ड है तो आप बेशक घर खरीदिए, लेकिन अगर 40-45,000 से कम है तो आप रुकिए, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, टाइम आने पे घर खरीदिए। और घर खरीदने के लिए मेरे हिसाब से एक एप्ट उम्र जो होती है वो 45-50 साल के आसपास होती है। आप उस समय इस घर को खरीदें अपने इन्वेस्टेड पैसे को मैच्योर होने के बाद, तो शायद आपका डिसीजन ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।